अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के इम्कानात एक बार फिर बढ़ गए हैं और जल्द ही एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर ईरान पहुंच गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान पहुंचने की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और दीगर ईरानी हुक्काम जहाज से उतरने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल कर रहे हैं। आम बात यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी होने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरी दफ़ा मुज़ाकरात के सिलसिले में ईरान पहुंचे हैं, जबकि ISPR ने इस हवाले से कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यह दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है और वो इस दौरे के दौरान ईरान की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। और इन मुलाकातों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुज़ाकरात समेत खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। ISPR के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 3 दिनों से ईरान में मौजूद हैं और उनकी ईरान की आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और आज उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से एक और मुलाकात हुई है। और ये मोहसिन नकवी का एक हफ्ते से भी कम के अरसे में ईरान का दूसरा दौरा है। और इस हवाले से हमें ये इत्तला मिली है कि मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से हालिया मुलाकातों का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के निकात पर मौजूद इख्तिलाफ़ात को कम करना था, ताकि जंग ख़त्म करने के लिए एक इब्तिदाई मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ हो सके, फील्ड मार्शल के ईरान के दौरे की राह हमवार हो सके। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि मोहसिन नकवी के दौरे के दौरान अहम ब्रेक थ्रू के बाद ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान जाएंगे और मुआहदे को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा करेंगे। इस सारी सूरत हाल में कतर का भी मुज़ाकरात में एक अहम किरदार सामने आ रहा है। पहले अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि मोहसिन नकवी के ईरान के दौरों के दौरान ही कतर का एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान में मौजूद था, जबकि आज खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने लिखा है कि एक बाखबर सोर्स के मुताबिक आज कतर की एक मुज़ाकराती टीम जंग ख़त्म करने और बाकी मसाइल के हल में मदद फराहम करने के लिए अमेरिका से कोऑर्डिनेशन के साथ तेहरान पहुंच गई है। अहम बात यह है कि अमेरिका भी मुसलसल मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त का दावा कर रहा है और अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने आज स्वीडन में नेटो इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और हम ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद मार्को रूबियो ने एक और मौके पर कहा कि हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इंतहाई आला सतह पर मुसलसल राब्ते में हैं और वो ईरान जाने वाले हैं। हम इस मामले पर बुनियादी तौर पर जिस मुल्क के साथ काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान है और यही सूरत हाल बरकरार है। मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कल ईरान जाना था, लेकिन मुमकिन है वो आज वहाँ रवाना हो जाएं और वो बहुत जल्द ईरान पहुँच सकते हैं। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं और हमारी हुकूमत आला तरीन सतह पर उनसे राब्ता कर रही है। जबकि अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा कर दिया है कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। इस दौरान ट्रंप ने अपना पुराना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि ईरान के पास किसी भी सूरत न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान से भी मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त सामने आ रही है, जहां ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। वहीं अब ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई को बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की मुज़ाकराती टीम का तर्जुमान मुक़र्रर कर दिया है। अहम बात यह कि ईरानी मीडिया ने मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को ईरान की मुज़ाकराती टीम का सरबराह बताया है। हालांकि पहले ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम की सरबराही से दस्तबरदार हो गए थे। इसीलिए अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को दोबारा मुज़ाकराती टीम का सरबराह मुक़र्रर कर दिया गया है। अहम बात यह है कि आज दोपहर में अल अरेबिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के हतमी मुसव्वदे का ऐलान अगले चंद घंटों में किया जा सकता है और इस मुसव्वदे के तहत हर किस्म के हमले फौरी, मुकम्मल और बगैर किसी शर्त के बंद होंगे और तमाम फौजी कार्रवाइयों के साथ मीडिया पर चलने वाली बयानबाजी भी बंद की जाएगी। इसी तरह तमाम फरीक एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की कमिटमेंट देंगे। अल अरेबिया न्यूज़ ने मज़ीद लिखा कि खलीज अरब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और खलीज ओमान में बहरी जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त की ज़मानत दी जाएगी और मुआहदे पर अमल दरामद और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका निज़ाम बनाया जाएगा और फिर बाकी मसाइल पर मुज़ाकरात 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। जबकि ईरान की जानिब से मुआहदे की पाबंदी के बदले में अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म करेगा और दोनों ममालिक की जानिब से इस मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ के बाज़ाब्ता ऐलान के फ़ौरन बाद मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ऐसे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात तो बढ़ गए हैं, मगर अब भी ये वाज़ेह नहीं है
कि दो मामलात यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल कैसे हल होंगे, क्योंकि ये दोनों मामलात अब तक मुज़ाकरात में इख्तिलाफात की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास किसी भी सूरत में न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा और ईरान में मौजूद इंतहाई अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाए, जबकि ईरान ऐसा करने को तैयार नहीं है। और कल रॉयटर्स ने ईरानी ज़राए से यह खबर दी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने ईरानी हुकाम को हिदायत दी है कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ख़ासतौर पर जौहरी मामलात, अफजूदा मवाद या यूरेनियम अफजूदगी से मुताल्लिक़ खबरें, ये सब सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं और उनकी कोई मुसद्दक़ा हैसियत नहीं है। इस्माइल बकाई के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं और हालिया दिनों में मुज़ाकरात के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, उनमें से किसी की भी तस्दीक नहीं की जा सकती। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले पर अमेरिका और ख़ित्ते के दीगर ममालिक का मौक़िफ़ है कि इसे हर सूरत जंग से पहले वाली सूरत में बहाल होना चाहिए और ईरान समेत कोई भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल अपने पास नहीं रखेगा, जबकि ईरान किसी न किसी सतह पर इस अहम रास्ते को अपने कंट्रोल में रखने का इरादा रखता है। जबकि ईरान का यह भी कहना है कि वो ओमान के साथ मिलकर मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है और इस सिलसिले में ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत भी चल रही है। और इसी वजह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान एक टोलिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ओमान को भी इस टोलिंग सिस्टम में शामिल करने पर कायल करने की कोशिशें कर रहा है। दुनिया के किसी भी मुल्क को इसे कबूल नहीं करना चाहिए और हमारे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. माहिदे का बुनियादी उसूल वही है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसके साथ यकीनन आबनाए हुर्मुज़ का मसला भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान एक टोलिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अमान को भी इस टोलिंग सिस्टम में शामिल करने पर कायल करने की कोशिश कर रहा है और वो भी एक बैनुल अक़वामी आबी रास्ते पर। दुनिया के किसी भी मुल्क को इसे कबूल नहीं करना चाहिए। हम सब ईरान के साथ एक माहिदा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए और प्लान बी ये है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने से इनकार कर दे और कहे कि हम इसके मालिक हैं और इस पर टोल वसूल करेंगे, इस सूरत में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान की पासदारान इंक़िलाब की नेवी ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऑयल टैंकर समेत 35 बहरी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरे हैं और पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक ये तमाम बहरी जहाज़ उनकी इजाज़त से और राब्ते के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरे हैं और जहाज़ों की आमदोरफ्त बाकायदा निगरानी और हम आहंगी के साथ जारी है। इस पहले पासदारान इंक़िलाब ने बताया था कि 24 घंटों में 31 बहरी जहाज़ इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरे थे। इससे पहले रॉयटर्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने प्राग में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बात का इम्कान 50-50 है कि हम किसी मुआहदे तक पहुँच जाएँ और मुझे इस बात पर तशवीश ये है कि ईरानी हमेशा मुज़ाकरात को हद से ज़्यादा लंबा खींचते हैं। इस दौरान अनवर करकाश ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से मुताल्लिक़ कहा कि अगर इस अहम समुद्री रास्ते पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल या सियासी दबाव कायम हो गया तो ये एक ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी, क्योंकि इस मिसाल से किसी भी बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह को सियासी हथियार बनाया जा सकता है। अनवर करकाश के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल में कोई भी तब्दीली पूरी दुनिया, ख़ासतौर पर यूरोप पर संगीन असरात डाल सकती है। इसीलिए यूरोपीय ममालिक को इस मामले को अपनी तवानाई की सलामती और तिजारती मफादात से जुड़ा हुआ मसला समझना चाहिए। अनवर करकाश का मजीद कहना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जंग से पहले वाली हैसियत पर वापस आना चाहिए, जहाँ ये एक बैनुल अक़वामी समुद्री रास्ता हो जो तवानाई, तिजारत और बहरी आमदोरफ्त की आज़ादाना नक़्ल व हरकत की ज़मानत देता रहा है। इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ के ईरान के गैर मामूली दौरे की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद। एजाज़, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ सैयद साहब, आर्मी चीफ का अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ईरान में पहुँचना इस बात की अलामत कि अभी मामला तय होने हैं या इस बात की अलामत कि बहुत सारे मामला तय हो गए हैं? मोहसिन नकवी साहब गए थे, वज़ीर दाखिला वहीं पर मौजूद थे और अब बात बाकायदा मुआहदे की तरफ बढ़ रही। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, हमने 2 रोज पहले भी ये मामला डिस्कस किया था और हमने खबर दी थी कि जब ग्रीन सिग्नल मोहसिन नकवी देंगे तो तभी फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर वो इस्लामाबाद से जाएंगे तेहरान, और बिल्कुल उस खबर के मुताबिक ये सारी चीजें हुई हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो तय हो गई हैं। अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू है वो राउंड द कॉर्नर है। वो कब होता है इसके बारे में अभी हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चीजें बहुत सारी फ्लूइड है और नजरें जो तमाम है वो तेहरान की तरफ लगी हुई हैं, नजरें वॉशिंगटन की तरफ नहीं लगी हुई, क्योंकि जो असल फैसला है वो तेहरान की तरफ से होना है
और उसकी जो तौसीक है वो बाद में वाशिंगटन करेगा, और वाशिंगटन बड़ा बेताब है कि इस सारे मामले में तेहरान ग्रीन सिग्नल दे और वो इसकी रेटिफिकेशन करे। मतलब और ग्रीन सिग्नल उसी सूरत में होगा जब दोनों साइड्स फ्लेक्सिबल होंगे। जाहिर है एक तरफ ट्रम्प मुसलसल कहते हैं कि आपको अपना यूरेनियम हमारे हवाले करना होगा, दूसरी तरफ अरब ममालिक भी साथ साथ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भी खोलना होगा, और फिर जाहिर ईरान की डिमांड्स हैं कि असासे हमारे जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं वो हमें वापस किए जाएँ, इसके अलावा पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आगे बढ़ा जाएगा। तो वो है, ईरान को ये बताया गया है कि अमेरिका भी फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल ईरान को बताया गया है शाहजेब भाई, और ईरान को बताने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार भी इख्तियार किया है। एक छोटी सी तब्दीली आप देखेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में। पाकिस्तान के जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, नो डाउट के मार्वलस उन्होंने रोल प्ले किया शुरू से लेकर इस मुकाम तक, नो डाउट के कमाल उन्होंने सफारतकारी की। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला वो आगे आए हैं, और मैं बड़ा क्यूरियस था कि ये क्यों छोटी सी अहम तब्दीली है, क्योंकि नायब वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बड़ा मार्वलस काम कर रहे थे। तो ईरान से बातचीत करने के लिए मोहसिन नकवी को ज्यादा फ्लेक्सिबल सोचा गया। मोहसिन नकवी ईरान को समझते भी हैं, तो इसलिए मोहसिन नकवी आप देखेंगे और देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी आगे हैं। ईरान को पैगाम भी दिया गया है और बताया भी गया है कि ये मौका है जिसपे ईरान मैक्सिमम गेन कर सकता है, और यही बात अमेरिका को भी बताई गई है। हमारी इतलात के मुताबिक जो इनिशियल फ्रेमवर्क है वो काफी हद तक वो चीजें तय कर ली गई हैं। चंद नुकात हैं, चंद आप ये कह लीजिए कि अब चंद कदमों के फासले पे है, और ऐन मुमकिन है कि ईद से जरा पहले या ईद के थोड़ी बाद हम एक बहुत बड़ी खबर देखें, और ज्यादा इम्कान यही है कि ईद से पहले शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट हम देख लें, और हम देखें कि इस्लामाबाद दोबारा मरकज बनेगा, और इस्लामाबाद में आके ईरान के जो स्पीकर हैं और उनके वजीर खारजा और उनकी वजारत खारजा के तर्जमान दीगर साथियों के हमरा आएंगे, और इसी तरह अमेरिका से भी जो सिग्नल मिल रहे हैं कि वो भी अपनी टीम भेजने के लिए तैयार है। और आप देखिए आज एक अहम डेवलपमेंट ईरान में भी हुई है, वो ये हुई है कि उन्होंने बाकर कालिबाफ को दोबारा उन्हें कहते हैं मिनाब 168 के सरबराह, यानी कि मिनाब बच्चों का स्कूल जहां पर 168 ज्यादा बच्चियां और कुछ अफराद ईरान कहता है कि वो शहीद हो गए, और नो डाउट तो उनको दोबारा मुकर्रर किया गया है। और एक और छोटी सी बड़ी अहम बात जो इग्नोर हुई है मीडिया में भी, और वो ये है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में एक बड़ा ही तजर्बाकार सफारतकार भी वहां पर भेजा है, जिसने ईरान में, तेहरान में आज ड्यूटीज आगाज कर दिया है। वो है इमरान सिद्दीकी। यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी थे, ईरान को देख रहे थे, ईरान के मामलात को बड़ा समझते हैं, बांग्लादेश में सर्व कर चुके हैं, इंडिया को जानते हैं, इस रीजन को जानते हैं। तो वो भी तेहरान में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के नए सफीर हैं, और उन्होंने भी वहां पर अपनी जिम्मेदारियां जो है उनका आगाज बाकायदा तौर पे कर दिया है। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इंगेजमेंट कर रहा है, और आपको मैं बता चुका हूं कि मोहसिन नकवी के वहां पर जाने का एक पूरा बैकग्राउंड है, और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा वो यहाँ से चीजें देख रहे हैं, और जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर वो टॉप लेवल पर चीजों को देख रहे हैं। और तो को यही की जा रही है कि अगले 24-48 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट आएगी, और तो को ये की जा रही है कि शायद ईद से पहले नहीं तो ईद से बाद हम देखेंगे कि इस्लामाबाद दोबारा मरकज बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, आज़ा से ये तफसीलात बता रहे थे। वहाँ से सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार उसामा बिन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास क्या खबर है उनसे पूछते हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पहले भी ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान से वफ्द गया, उन्हें मनाने के लिए गया, मामलात नहीं हुए, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। इस दफ़ा क्या उम्मीद की जाए कि पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाना, उसके बाद अब आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके अलावा इससे पहले अरब ममालिक के भी बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होने की खबर सामने आई कि वो भी अब इस मामले को में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो गए हैं, कि अब मुज़ाकरात की तरफ के ज़्यादा इम्कान है कि बात मुआहदे की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, इम्कान बाकी इस वक्त ज्यादा इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ जो इस दफा गए हैं, तो उससे पहले 3 दिन मोहसिन नकवी वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी की आज बात हुई अपने सऊदी हम मनसब से,
उसके अलावा आर्मी चीफ की बातचीत हुई ईरान में जाने से पहले। मुख्तलिफ जराए से हमें ये कुछ बातें पता चली हैं कि अगर ये ऐसा अल्टीमेटम होता है जो आर्मी चीफ लेकर जा रहे होते हैं अमेरिका की तरफ से, तो उन्हें बिलमुशाफा जाने की जरूरत नहीं थी। उनका जाना ही एक मस्बत ये ख्याल किया जा रहा है कि एक मस्बत कदम है कि जिससे लोगों को करीब लाया जा सकता है। याद रहे कि आर्मी चीफ का वहां जाना, जो कि सारी दुनिया में कोई और नहीं कर पाया है, वो ये है कि वो जाके न सिर्फ सदर से मिलते हैं, न फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलते हैं, बल्कि पासदारान और फौज से भी अपने जो है वो रवाबित बरकरार रखते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ईरान के लिए क्या फायदा है, अमेरिका को कहाँ पे उसको लचक दिखाने की जरूरत पड़ेगी और इस पूरे खत्ते का मंजरनामा क्या है। पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मनसब मौजूद है वो ये है कि आर्मी चीफ के पास जो वजन है वो सऊदी अरब का भी मौजूद है, उनके पास जो सुनाई दे रही है उनके पास कतर की आवाज भी मौजूद है, उनके पास रास्ता खुला हुआ है चीन से बात करने का, वो फोन उठा के बात कर सकते हैं JD Vance अमेरिका में, और वो खुद अब मौजूद है तेहरान में। इन तमाम चीजों का अगर मुरक्कब निकाला जाए तो इस वक्त कॉशियस ऑप्टिमिज्म यानी ये मोहतात खुशखबरी की तवक्को जाहिर की जा रही है, लेकिन डिप्लोमेसी में जैसा कि कहा जाता है कि जब तक एक डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर ना हो जाए तो और सब चीजें तय ना हो जाए उस वक्त तक कोई चीज तय नहीं होती। और उस वक्त क्योंकि ज़ाहिर अरब ममालिक को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनका मौक़िफ़ रहा कि 28 फरवरी से पहले वाली सतह पर जाए। अगर ईरान टोल ना भी ले रहा हो तो ये भी ना हो रहा हो कि ईरान को जो बताएगा, मालूमात देगा, वही जहाज़ निकल पाएगा, यानी कि ऐसा निज़ाम ना हो जो ईरान कंट्रोल करे। इसके अब इम्कानात बढ़ गए हैं कि ये जो अरब ममालिक का कंसर्न था और दुनिया का भी था ज़ाहिर है, वो भी हल हो जाएगा और 28 फरवरी से पहले वाली सूरत हाल पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद जो सूरत हाल है वो उस जंग से पहले की सूरत हाल पे दोबारा नहीं जाएगी, चाहे वो ईरान का मामला हो या पूरे इस खत्ते का। इस वक्त आपको ये नजर आ रहा है कि ईरान ने कुछ लचक दिखाई है। आज 35 जहाजों का उन्होंने ऐलान किया है कि जो आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं, और उन्होंने आज कोई जिक्र नहीं किया कि उनमें से कितने जहाजों ने तोल दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट उनसे जरूर किया है। तो कोई एक ऐसी सूरत हाल जिसमें हर जहाज को पैसे ना देने पड़े, कोऑर्डिनेशन जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन में इस खत्ते के लोगों का भी अमल दखल होना चाहिए। ईरान को इस बात का इदराक है, जिसलिए आप देख रहे हैं ईरान बार बार बात करता है कि ओमान भी हमारे साथ है और ओमान से भी हम बात कर रहे हैं और ओमान भी इसमें शामिल है, तो वो सिर्फ ओमान तक महदूद नहीं रहेगी बात। मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये पूरा खत्ता इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान की वसातत से सऊदी अरब का भी इसमें अमल दखल होगा, इराक का भी ताल्लुक होगा और कुवैत का भी ताल्लुक होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक अलहदा पोजीशन में रखा हुआ है GCC के बाकी मुख्तलिफ ममालिक से। तो मालूम ये होता है कि वाकई सूरत हाल बेहतरी की तरफ तो जा रही है। ये तमाम इंडिकेटर, चाहे वो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट्स हो, पासदारान का 35 जहाजों का गुजारना हो, आर्मी चीफ की वहां मौजूदगी हो, लेकिन ये कहना कि मामला वापस उस वक्त चले जाएंगे जो कि अमेरिका की दूसरी मुसल्लत करदा जंग है ईरान पर, ये मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। और ईरान में अभी भी देखिए एतमाद का फुकदान यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा है। ईरानी बार बार आपको याद दिलाते हैं कि जब हम 2 दफा मुज़ाकरात के लिए गए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका और इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया और पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि ये बात बावर करा सके कि देखिए मुज़ाकरात के बगैर कोई हल नहीं है, अगर जंग भी होती है तो मामला टेबल पे तय करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि अपने मुल्क की, इस खत्ते की और इस पूरी मुस्लिम उम्मा की सालियत को बरकरार रखने के लिए कोशिश कीजिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे मामला तय कर लें और दोबारा जंग की तरफ ना जाना पड़े। बहुत शुक्रिया उसामा, इस वाले से तबसरे थे। और नाजरीन, नेतन्याहू ट्रंप की ईरान जंग के बुरे असरात इसराइली मईशत पर भी बुरी तरह पड़ रहे हैं। नेतन्याहू अब भी मुज़ाकरात के जरिए हल निकलने और जंग रुकने के मुखालिफ हैं, मगर उनकी ख्वाहिशात दुनिया भर की मईशतों के साथ इसराइली मईशत को भी मुतासिर कर रही हैं। और वो इसराइली मईशत जिसके बारे में तवक्को की गई थी कि 2026 में इसमें 5% की तरक्की देखी जाएगी, वो 2026 के पहले क्वार्टर यानी सहमाही में 3.3% से सुकड़ गई है, यानी गिर गई है। जबकि जंग में इसराइली हुकूमत को $11.5 अरब के इजाफी अखराजात और नुकसानात का भी सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता बरस जून में जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए और ईरान के जवाबी हमलों के नतीजे में इसराइली अवाम बंकर्स में छुपने पर मजबूर हुए, तो उस वक्त भी 2025 की दूसरी सहमाही में इसराइली मईशत 10% से सुकड़ गई थी। फिर अक्टूबर में गजा में सीज़ फायर के ऐलान के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इसराइली मईशत इस साल तेजी से तरक्की करेगी, मगर फिर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमले कर दिए और ईरान के जवाबी हमलों की वजह से इसराइल को स्कूल्स और दफातर बंद करने पड़ गए, नकलो हरकत महदूद करनी पड़ गई, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग 4.7% सुकड़ गई, इसराइली एक्सपोर्ट्स 3.7% गिर गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4.8% गिर गई, पर कैपिटा बेसिस पर मईशत 4.5% से सुकड़ गई।
हालांकि जंग शुरू होने से पहले जनवरी और फरवरी में इसराइली मईशत में तेजी से बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे और अब अप्रैल के महीने में सीज फायर के बाद एक बार फिर इसराइल में पाबंदियां उठा ली गई और मईशत के बेहतर होने की तवक्कात पैदा हो गई। तो फिर से खबर सामने आई कि नेतन्याहू दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं और इस हवाले से उनकी सदर ट्रंप से फोन कॉल पर बहस भी हुई है। यानी अपनी सियासत बचाने के लिए इसराइली मईशत को भी दांव पर लगाने के लिए नेतन्याहू तैयार है। लबनान और गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में भी तेजी आ चुकी थी और इसराइली फौज हर दूसरे दिन बमबारी करके शहरियों को शहीद कर रही। मगर अगर ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान फिर जवाबी हमले करेगा, यानी दोबारा मशरिक वस्ता समेत दुनिया भर की मईशतों के साथ साथ इसराइल की मईशत भी भुगतेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग के बाद से तेल और गैस की कीमतें बढ़ने और तेल और गैस दस्तियाब ही ना होने की वजह से दुनिया के 76 ममालिक ने इमरजेंसी इकदाम नाफिज किए हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रही और मसला हल ना हुआ तो तेल की कीमतें $180 फी बैरल्स तक भी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए इजाफी $10 अरब मुख्तस किए हैं। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा है वो इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाने के लिए इकदामात का स्कोप और स्केल बढ़ाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अपने अवाम से कहा है कि ना वो सोना खरीदें और ना ही बैरून मुल्क का सफ़र करें ताकि भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव ना आए और मुसलसल गिरती हुई भारतीय करेंसी को सहारा मिल जाए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बाद महंगाई डबल डिजिट्स में जा चुकी है। तिजारती खसारा 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अप्रैल में $324 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी कंज्यूमर्स की जेब से ईरान जंग के बाद से तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से $40 अरब इजाफी निकल चुके हैं। जंग पर $29 अरब के अखराजात खुद ट्रंप इंतजामिया तस्लीम कर चुकी है। हालांकि नुकसानात को मिलाकर ये अखराजात इससे कहीं ज़्यादा बताए जाते हैं। अमरीकी हुकूमत के खसारे बढ़ रहे हैं। खसारों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला कर्जा महंगा हो रहा है। 30 साल के अमरीकी बॉन्ड्स पर शरह सूद 5% से ऊपर जा चुकी है। कतर की मईशत पहली छमाही में 8.6% से सुकड़ने का अंदेशा है, क्योंकि कतर के पास कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं है। उसकी तमाम गैस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती है जो बंद है और इस माह पाकिस्तान को 2 LNG कार्गोज के अलावा कतर कोई कार्गो सप्लाई नहीं कर पाया। कतर का सबसे बड़ा रास लफान प्लांट ईरानी ड्रोन हमले में पहले ही मुतासिर हो चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात में टूरिज्म बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। होटल्स खाली पड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जंग से पहले के मुकाबले में मुत्तहदा अरब अमारात फुजेरा पोर्ट से आधा तेल सप्लाई कर पा रहा है। और अगर ये तनाज़ा इस तरह से जारी रहा तो दुनिया की तमाम मईशतें रिसेशन में जा सकती हैं। गर्मियों में यूरोपीय एयरलाइंस के पास जेट फ्यूल कम पड़ सकता है। एयरलाइंस पहले ही अपने ऑपरेशंस महदूद कर रही हैं, टिकट्स की कीमतें महंगा कर रही हैं। यानी नेतन्याहू और ट्रंप का ये एडवेंचर इसराइली और अमरीकी साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और अब आ जाए तो इससे दुनिया को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को फ़ायदा होगा। हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अभी भी जंग जारी रखना चाहते हैं, मगर ट्रंप वाज़ेह तौर पर अब जंग जारी रखने से हिचकिचा रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। हमने आपको कल बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत में बनी है और अब नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 6 दिन पहले वजूद में आने वाली भारतीय नौजवानों की ऑनलाइन तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वज़ीर आज़म मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी तशवीश और परेशानी में मुब्तला हो गई है। यहाँ तक कि मोदी हुकूमत और बीजेपी ने भारतीय नौजवानों की इस उभरती हुई तहरीक को भारत की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। और इस पार्टी के बानी अभिजीत दीपके और उनकी फैमिली को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा और फिर अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बना लिया और फिर ये बात इतनी वायरल हो गई कि भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गई। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स चंद घंटों में हो गए और कल से भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही पार्टी के एक्स हैंडल को भारतीय हुकूमत के कहने पर कल ही भारत में बंद कर दिया गया था। इस हवाले से आज भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक सीनियर हुकूमती सोर्स के हवाले से बताया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बंद करवाने के लिए भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने हुकूमत को इनपुट दिया था, जिसमें कौमी सलामती के खदशात का हवाला दिया गया था। भारतीय हुकूमती एहलकार के मुताबिक IB के इस इनपुट के बाद वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्स से कहकर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही बंद करवा दिया। लेकिन कल जब कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया तो कुछ ही देर बाद कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच इज बैक नामी नए अकाउंट से एक्स पर वापस आ गई और इस अकाउंट पर अब तक 1,74,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। जबकि इंस्टाग्राम पर तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद में घंटों के हिसाब से लाखों का इजाफा हो रहा है और अब से कुछ देर पहले तक पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हो गई थी। मगर
कॉकरोच जनता पार्टी की ये मकबूलियत बीजेपी के कारकुनों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भक्तों को हजम नहीं हो रही है। और आज पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और भारत में मेरी फैमिली को भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक नौजवान की व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली धमकियां में वीडियो भी पोस्ट कर दी, जो उन्हें बीजेपी में शामिल होने का कह रहा है और धमकियां दे रहा है। अभिजीत, तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब पता है भाई। मगर सिर्फ नौजवानों में ही नहीं, बल्कि भारत के सियासी और सहाफती हलकों में भी कॉकरोच जनता पार्टी मकबूल हो रही है। मारूफ भारतीय सियासतदान और कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने एक्स पर अपनी पोस्ट और वीडियो पैगाम में कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। मैं नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ और ये देख सकता हूँ कि वो क्यों कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद करवा दिया गया है, जो एक तबाहकुन और इंतहाई बेवकूफ़ाना इकदाम है। शशि थरूर ने मजीद कहा कि मैं इस तहरीक के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार हूँ, मगर उम्मीद है कि इस तहरीक के पीछे जो नौजवान हैं वो अपनी इस तवानाई को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे और शायद अपने वोट के जरिए इसका इजहार करेंगे। इस मौके से अपोजिशन को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय अपोजिशन की एक और जमात शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने कहा कि हुकूमत कॉकरोच जनता पार्टी से खौफजदा है, भारतीय नौजवानों से खौफजदा है, और वो भी उन नौजवानों से जो बेरोजगार और सुस्त हैं। कॉकरोच पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। बच्चे परेशान है लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। I'm really intrigued by the phenomenon of the Cockroach Janata Party, which I think has tapped into the real frustrations of large numbers of our Gen Z, our young people in India. Listen to them, deal with their issues, try and find approaches to resolve them. I think it's very unwise, even foolish, to have banned their X handle. इसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जालिम हुक्मरानों को आज बता दें कि इनकलाब को पाबंदियों से नहीं रोका जा सकता। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जमात बीजेपी न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, बल्कि इसे एक साजिश का हिस्सा भी करार दे रही है, यानी वही मुल्क मुखालिफ और मुल्क के खिलाफ साजिश का पुराना बयानिया। बीजेपी के रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह पार्टी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, लेकिन भारत में कामयाब नहीं होगी। इसी तरह तेलंगाना बीजेपी के सरबराह रामचंद्र राव ने कहा कि कुछ ऐसे अफराद इस पार्टी के पीछे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय इदारों के खिलाफ हैं। कॉन्स्पिरेसी के कुल्लड़ में जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के कुल्लड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी सोच साजिश की सनक का नतीजा है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, डिफेम कर पाएंगे, डिफीट दे पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। इट इज masterminded by certain elements. Some urban naxals will be there who are against the system, who are against the judicial system, and who are against the Bharatiya Janata Party and other constitutional institutions. मगर सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि गोदी मीडिया भी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पड़ गया है। गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी ने कल अपने प्रोग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी की मकबूलियत के गुण गाते रहे, साथ ही भारतीय चीफ जस्टिस का भी दिफा करते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी के लगभग 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं और ये सोशल मीडिया पर नहीं है, ये जमीन पर हैं। और इस समय भारत के 22 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। जिस आदमी ने ये कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की है उसका नाम है अभिजीत दीपके। ये अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठकर भारत के युवाओं को गुमराह करने के नाम पर एक सोशल मीडिया क्रांति चला रहे हैं। भारत के विपक्षी दल चुनावों में बीजेपी की लगातार जीत से अब बहुत निराश हो चुके हैं। इस सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट्स का सहारा लेते हैं कि एक नई पार्टी बना दी, कॉकरोच पार्टी, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन भारत के आज़ाद सहाफ़ी इस नए तनाज़े पर भी बीजेपी और गोदी मीडिया के बयानिए का मुकाबला कर रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी
रवीश कुमार ने अपने वीलॉग में कहा कि अपने तकिए के नीचे कॉकरोच देखकर बिस्तर से कूद जाने वाला नौजवान अगर खुद को कॉकरोच कहने लग जाए तो इसका मतलब है कि उसको कोई बात चुभ गई है और अवाम में कोई बड़ी जहनी तब्दीली आ गई है। साथ ही भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत करते हुए कहा कि वो भी कॉकरोच है। कॉकरोच को अगर आप एक कॉकरोच मारोगे तो 10 कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सो कॉकरोचेस आर ग्रेट सर्वाइवर्स, बट बीइंग सर्वाइवर्स डजंट नेसेसरली मीन दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मूवमेंट व्हिच विल ट्रांसलेट इनटू समथिंग लाइक व्हाट वी सॉ इन नेपाल, व्हिच टर्न्ड इनटू अ ह्यूज पॉलिटिकल मूवमेंट। सो लेट्स एंजॉय इट. I'm enjoying it thoroughly. I love it that young people are expressing their angst, their dissent, their creativity through this Cockroach Janata Party. I'm too old to perhaps join the Cockroach Janata Party, but I am a cockroach. That much I can promise you. I don't want to be a butterfly. I am happiest when I am a cockroach watching what's happening around me. इसके अलावा आज कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एक ऑनलाइन पटिशन शुरू कर दी है, जिस पर भारतीय मीडिया के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद साइन भी कर चुके हैं। भारतीय वजीर तालीम का इस्तीफ़ा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि भारत में हाल ही में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट लिया गया था और 22 लाख से ज़्यादा तलबा ने इसमें हिस्सा लिया था, मगर इस टेस्ट के दौरान पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लग गया, जिसके बाद हुकूमत ने इस इम्तिहान को ही कैंसिल कर दिया और इसी वजह से भारत के वजीर तालीम के खिलाफ भारतीय नौजवान शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कई शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक AI वीडियो के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। साथ ही पेपर लीक का तनाज़ा भी उजागर किया गया है। ख्याम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे इस्राएली वजीर बिन गुवेर ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ बदसलूकी की थी। हाथ पीछे बांधकर उन्हें घुटनों के बल बिठाया हुआ था, उन पर तशद्दुद किया गया था। इस दौरान बिन गुवेर इसराइली परचम लहराते रहे, तशद्दुद करने पर इसराइली फौजियों की हौसला अफजाई करते रहे। बिन गुवेर की इस हरकत पर आलमी बरादरी ने सख्त तनकीद की। खासतौर पर इसराइल के मगरबी इत्तेहादी ममालिक ने बिन गुवेर के इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, वाक़े की मजम्मत की और ख़ुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बिन गुवेर के इस अमल से फासला इख्तियार करने पर मजबूर हो गए और फ्लोटेला के कारकुनों को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। इसके बाद इसराइल के कैद से रिहा होने वाले इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इस्तांबुल पहुंचने पर अपनी दास्तान बयान की। इनमें कुछ अराकीन ऐसे थे जिन्हें हड्डियां टूटने की वजह से तैयारे से स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। फ्लोटेला में शामिल कारकुनों ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने कैद के दौरान फ्लोटेला में शामिल कई अफराद पर तशद्दुद के साथ साथ सेक्शुअल असॉल्ट भी किया। This monster of soldiers, they raped their participants in the prison boat on the way to the port of Ashdod, where they got once again beaten up. Many people with broken ribs, many people with broken bones in the arms, the collarbone, the ribs. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. As has happened before, we called for medical attention and they ignored us every time. Did to us was nothing. We suffered nothing. And it's just the journalists. Do this with the delegates. We have to say this barbaric, cruel regime must be disbanded. The United States and Germany are funding it 100% with the backing of England, France and all the Western governments who are a white menace spreading pestilence and violence wherever they go. They have a war machine to make billions, and I for one as a mother and a doctor and an Irish citizen saying up yours, we must change the world and make it safe and kind and not have people treating you like dogs and keeping you in the ground and stealing a country that is not theirs. It is not yours. You must give some of it back and share with the Palestinians. You have no right to do what you do. इस काफिले में पाकिस्तान के समाजी कारकुन फैसल ईदी के बेटे साद ईदी भी शामिल थे। उन्होंने रिहाई के बाद मीडिया पैगाम में 4 दिन तक होने वाले इसराइल के टॉर्चर की तफसीलात बताई। लीगली इन्होंने हमें किडनैप किया, 3 दिन तक प्रिजन शिप में रखा हमें इन्होंने। चौथे दिन हम इजराइल पहुंचे, वहां से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। हमें 3 दिन तक सोने नहीं दिया गया। रात को ये लोग फ्लड करते थे, पानी छोड़ते थे फ्लोर पे, स्टन गनरेट फायर करते थे हम पे दिन में 3 दफ़ा एटलीस्ट। पानी हमें हम 180 बंदे थे टोटल एक प्रिजन शिप में। पानी हमें दिन का जो है वो एक 500 ml की वाटर बॉटल मिलती थी। अभी भी निशान है मेरे घुटने पे। 3-4 घंटे नील डाउन करा के हमें
जो है हेड डाउन करा के लाते मारते थे, मुक्के मारते थे। 4 दिन तक टॉर्चर किया है इन्होंने हमें, 4 दिन तक। अभी भी मेरा हाथ जो है वो ये वाला हाथ नम है, क्योंकि हैंडकफ्स जो बांधी हुई थी वो बहुत ही टाइट बांधी हुई थी, इसी वजह से मेरा ये वाला हाथ अभी तक नम है। 5 घंटे हो गए हालांकि खुले हुए इस हाथ को। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।